नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून के सीज़न में हर किसान को बारिश का इंतज़ार होता है कि एक अच्छी बारिश हो ताकि उनकी जो खरीफ सीज़न की खेती है वो सही समय पर हो सके। लेकिन इस बारिश के साथ कई तरह के रोग भी आते हैं और जिसका कुछ असर हमें पोल्ट्री के सेक्टर में भी देखने को मिलता है। तो इस बारिश के बूंदों के साथ कौन से ऐसे रोग हैं जो मुर्गियों पालन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है और मुर्गियों के जो है उनके उनके जीवन को भी खत्म करने का क्षमता रखता है। तो आज जानते हैं कि इस जो रोग हैं मानसून सीजन में जो सबसे ज़्यादा सक्रिय जो रोग पोल्ट्री सेक्टर में फैलते हैं उसको लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन कुमार सर। और सर से समझते हैं सर, बारिश खरीफ में इंतज़ार रहता है हर किसी को कि बारिश आए तो ताकि खरीफ की अच्छी खेती हो सके, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है कि कई तरह के रोग भी आते हैं जिसका असर हमें पोल्ट्री सेक्टर में या वेटनरी के तमाम जो है पशुपालन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो बात मुर्गियों को लेके है, तो कौन से ऐसे जो मुख्य रोग हैं जो जिसका खतरा सबसे अधिक रहता है और क्या बचाव के? जी अंकित जी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि किसान भाइयों को इसके बारे में नॉलेज लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस सीज़न में क्या है ना, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी उभर कर आती हैं और जिसका हर्जाना किसान जो पशुपालक हैं या जो मुर्गी पालक हैं उनको काफ़ी उठाना पड़ता है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक्चुअली पहले जानते हैं कि ये होता ऐसा क्यों है। तो इसका मुख्य कारण जो है देखा जाए तो वातावरण में जो नमी जो आर्द्रता है उसका बढ़ जाना, आपके फार्म परिसर में जो जल जमाव होना, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा जो संक्रमण का जो दर होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना या किसी भी तरह का फंजाई का ग्रोथ होना, ये चूँकि बढ़ जाता है। इसी कारण से जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं वो मुर्गियों में थोड़ा फैलती हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आगे विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो अगर हम लोग पहले बीमारियों का जिक्र किया जाए तो उसमें कुछ बीमारियाँ हैं जो बहुत ही कॉमन है। जैसे अगर बात किया जाए तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसको CRD बोलते हैं हम लोग। इन्फेक्शियस कोराइजा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिकोसिस है, एस्परजिलोसिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कवक के द्वारा होने वाला रोग है। जो फंजाई जिसको हम लोग फफूंद बोलते हैं, इसके द्वारा होने वाला रोग है। इसके अलावा अगर जीवाणु जनित रोग की बात करें तो फॉल कॉलेरा है, उसके द्वारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारी जो फॉल कॉलेरा है, इससे भी काफ़ी डेथ होता है, ये हो सकता है। अगर हम लोग बात करें परजीवी संक्रमण से होने वाले रोग, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया के कारण काफ़ी लॉसेस होता है किसान भाइयों को, चूँकि इसमें डेथ बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण लॉसेस होता है। तो ये सब बीमारी को आखिर जो इम्पोर्टेंट जो इसके अलावा और भी कई बीमारी, जैसे आपने रानीखेत का नाम सुना जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, ये भी हो सकता है, ये भी होता ही है। साधारण शब्दों में अगर समझे क्या इसका कुछ लोकल बोलचाल में क्या बोलते हैं? एक्चुअली इनका नाम ये है, इसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि श्वसन तंत्र से जो रिलेटेड बीमारी है, एक हो गया पाचन तंत्र से जो रिलेटेड बीमारी, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। या फिर परजीवी संक्रमण से कौन सा हो रहा है या फफूंदी से कौन सा हो रहा है, क्योंकि ये जब हम लोग जानेंगे कि ये किसके कारण हो रहा है तभी हम लोग इसका कंट्रोल कर पाएंगे एक्चुअली, और इसके रोकथाम को रोक पाएंगे। इसलिए हम लोग इस तरह से इसको पढ़ते हैं और या किसान भाई को हम लोग बताते हैं। तो जैसे हम लोग किसी बीमारी को जान गए कि ये फफूंद से हो रहा है, तो फफूंद का जो मेन कारण है वो खाना जो हम लोग जो एनिमल को खिला रहे हैं, जो फीड खिला, जो दाना खिला रहे हैं, उसके थ्रू फैलने का बहुत ज़्यादा। तो अगर किसान भाई ये जानेंगे कि ये फफूंद के कारण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग का उसमें फीड का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, फिर वहाँ पे रूल आउट करके उसको रोक सकते क्या हैं। दिक्कत इसमें, क्या पहचानने का क्या? हाँ, तो जैसे मैं क्रमवार तरीके से आपको बताऊं तो जैसे अगर ये इन्फेक्शियस कोराइजा की बात करें तो इसमें क्या होता है, मुर्गियों को बार बार छींकना, नाक से पानी का रिसाव होना, जो फेस होता है उसका चेहरा उसको स्वेलिंग हो जाता है, आँख के ऊपर जो होता है स्वेलिंग, आपको ये दिखेगा जो उसका हेड है वो काफ़ी स्वेल हो गया है, ठीक है। और बाद में फिर अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया गया या पहचान नहीं हो पाई तो डेथ भी हो सकता है। इसकी इसी तरह से अगर बात किया जाए एफ्लाटॉक्सिकोसिस या स्पर्सिलोसिस जो होता है, ये भी श्वसन तंत्र से रिलेटेड होता है, जिसमें जो मुर्गियां होती हैं उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होता है, जिसके कारण क्या होता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगर बात किया जाए परजीवी संक्रमण, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉक्सीडिया के बारे में, ये भी एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो मुर्गियां हैं उसको जो दस्त होती हैं उसमें खून आने लगता है, खून के साथ दस्त हो जाती है, तेज़ बुखार हो गया। इसके कारण क्या होता है कि उसमें भी फिर जब ये सारे लक्षण आएंगे तो ऑटोमेटिक सा बात है वो खाना खाना बंद कर देगी, कमजोरी आएगा और फिर फाइनली डेथ हो जाता है। तो ये सब जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट बीमारी है जो बारिश के समय में फैलती हैं, तो इसका जो रोकथाम है इसके बारे में फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सब कुछ मुख्य बीमारियां हो गई। तो अगर इसके रोकथाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो फैलती हैं ये मुख्यतः आपका जो लीटर है, लीटर मतलब उसका बेडिंग मटेरियल जिस पे हम लोग जानवर को रखें, जो फर्श के ऊपर जो रखते हैं हम लोग, एक चीज़ वो, दूसरा दाना और तीसरा पानी। अगर इस तीनों का मैनेजमेंट सही से किया जाए तो काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है बिना इलाज किए। हम इलाज से पहले इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि ऐसा जानते हैं आप लोग, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे तो हम लोग को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर इन तीनों चीज़ों पर बारिश से पहले हम लोग कंट्रोल कर लें तो हम लोग काफ़ी आसानी से इसको रोक सकते हैं। अब जैसे बात करें हम लोग
ये नमी की, क्योंकि हम लोग का जैसे शेड है, शेड में क्या होता है कि कहीं पर अगर कहीं लीकेज है तो हम लोग बारिश से पहले उसको रैप अप कर लें, उसको कवर कर लिया जाए, ताकि क्या हो, किसी तरह का जल जमाव ना हो सके। जो लीटर मटेरियल जो बेडिंग मटेरियल होता है, तो बेडिंग मटेरियल जो होता है उसमें हमको ध्यान रखना होता है कि उसमें कभी भी वो जमाव नहीं हो, वो किसी तरह से गीला नहीं हो। तो उसका जो एक परसेंटेज होता है, एक आइडियल परसेंटेज हम लोग बोलते हैं 25% से 40% के बीच से आर्द्रता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी है, हाइग्रोमीटर भी हम लोग लगा सकते हैं, आर्द्रता मापी जिसको बोलते हैं। अगर नहीं भी है तो एक सिंपल टेक्निक है, एक मुट्ठी जो उसका लीटर है उसको उठा के हम लोग मुट्ठी में बंद करते हैं, अगर वो गोल बंद हो जाए तो समझ लेंगे कि नमी की मात्रा जो इसमें 40% से ज़्यादा है। तो वैसे लीटर को हम लोग को तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको चेंज करना है। अगर जो 25 से 40% के बीच का जो रेंज मैंने बताया है, अगर 25 से कम हो जाए नमी, तो उसका भी तरीका, अगर आप उसको उठाएंगे ऐसे झाड़ेंगे तो बहुत हवा के साथ तेज़ी से डस्ट उड़ेगा उसमें, मतलब डस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो वो श्वसन दर को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये किसान भाई इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हमको इसको पता करना है। और जब ये पता हो जाए कि जो मेरा लीटर मटेरियल है वो ख़राब हो रहा है, तो इसको जल्द से जल्द रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो सूखा चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, जो 10 स्क्वायर मीटर के जो एरिया है उसमें प्रति किलो दर के हिसाब से हम लोग मिला के और उसको तोड़ देते हैं, पूरा मिक्स कर देंगे ताकि वो केक नहीं बन सके। जो मटेरियल है वो भुरभुरा होना चाहिए हमेशा, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू इन्फेक्शन जो होता है मुर्गियों में जाता है। बात आ गई फिर दाने की, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, जो दाना का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि दाने में फफूंदी जो कवक होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। एक्चुअली हम लोग के किसान भाई जिस परिवेश में हम लोग जिस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा फीड स्टॉक हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा कारण है कि जो किसान भाई कम फीड स्टॉक कर रहे हैं बारिश के समय में, उनके लिए ये लाभप्रद साबित हो जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फीड स्टॉक करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपको संक्रमण की दर बढ़ती है। तो किसान भाइयों से ये सलाह रहती है कि बारिश के समय में 1 वीक से ज़्यादा का फीड स्टॉक अपने पास ना रखें और फ्रेश फीड बराबर लाते रहें, ताकि क्योंकि जितना दिन तक आप रखेंगे उसको उतना ज़्यादा नमी उसके अंदर जाएगी और वो फफूंद मॉइस्चर बन के फिर उसके जो है एनिमल के बॉडी में जाने के बाद इन्फेक्शन का काउज करेगा। 2 हो गई। तीसरा हो गया जो आपका पानी है, पानी भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो पानी को हम लोग क्या करते हैं, जो क्लोरीन का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जैसे 1000 लीटर पानी में आप 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ऐड करके उसको फिर जो है मुर्गियों को हम लोग फ्रेश पानी अप्लाई कर दे सकते हैं, ताकि वो उसको पिए और स्वस्थ रहें। ये जो मेन 3 रीज़न है, ये जो मेन 3 मैंने आपको घटक बताया, अगर ये तीनों पे कंट्रोल किया जाए तो जो पहले डिस्कस की हुई जो बीमारियां हैं या उससे और रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है बिना ट्रीटमेंट किए। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं, जैसे रानीखेत हो गई, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ये सब वायरस होने वाले विषाणुजनित रोग है। इसमें भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। रानीखेत जो बीमारी है, न्यू कैसल जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है। लेकिन इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि अपने पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हम लोग उसके अगेंस्ट में वैक्सीन कर सकते हैं। तो उसका वैक्सीनेशन का अपना शेड्यूल है, जैसे 7 दिन में पहला वैक्सीन करते हैं, फिर हम लोग 9th वीक के आसपास फिर सेकंड वैक्सीनेशन करते हैं, बूस्टर डोज जो उसका होता है वो करने के बाद हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरीके से इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, उसके लिए भी हम लोग वैक्सीनेशन करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन सब जो चीज़ें हैं उसको अगर पहलू को ध्यान में रखा जाए तो किसान भाई जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रानी खेत को लेके थोड़ा सा सर बताइए कि कितना ये खतरनाक है, अगर हो जाएगा किसी में तो क्या लक्षण हैं कि उसके समझने का, कि किसान जो है हमारे है मुर्गी पालक समझ पाएँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या कुछ लक्षण ऐसे हैं और इसके क्या है कि अगर जो डोज देना है, जो वैक्सीनेशन करना है, तो क्या वो होने के बावजूद भी उसको दिला सकता है, उसके प्रभाव को कम कर पाएगा या ब्रेक कर पाएगा, या जो वैक्सीनेशन जो होता है, टीकाकरण, ये चूँकि उसके बीमारी होने से पहले दिया जाता है, ये बचाव का तरीका है, ये आपका उपाय नहीं है, ये बचाव है। बचाव हमेशा होने से पहले किया जाता है, तो इसका टीकाकरण जो है पहले हमेशा करना होता है। जैसे आज आपके पास मुर्गी का चूजा आया, 0 डेज है, 7 दिन 5 से 7 दिन होते होते पहला उसका जो प्राइमरी टीकाकरण होता है वो हम लोग को कर देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग आँख के अंदर में इंट्रानेजल या इंट्राओकुलर ड्रॉप डालते हैं, वो कर सकते हैं। फिर उसका बूस्टर डोज आपका जाकर के 9th वीक में हम लोग आटोवी वैक्सीन जो होता है वो करते हैं। अब जैसा बात किया आपने कि रानीखेत के बारे में, तो रानीखेत एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही संक्रामक जिसको बोलते हैं, और इतना तेज़ी से फैलता है कि जब तक आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपके फार्म में रानीखेत हुआ है तब तक आपका लगभग फार्म आपका साफ़ हो चुका होगा। ये इतना ज़्यादा संक्रामक है। ये इसलिए संक्रामक हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो श्वसन तंत्र पर अटैक करती हैं, कुछ होती है जो पाचन तंत्र पे करती हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है सारे पे एक साथ अटैक करती हैं और हैवी मोर्टेलिटी काउज करता है।
तो यही कारण है कि इसमें जो डेथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा बात ये वायरस है, वायरस से होने वाला रोग है, तो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो इससे किसान भाइयों को बचने के लिए हमेशा एकदम निश्चित तौर पर टीकाकरण बिल्कुल अवश्य रूप से कराएं, तभी इससे निजात मिल सकती है। अच्छा, जब ये वायरस फैलेगा रानीखेत का, तो जो हमारे पशु मुर्गी पालक हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, उनको किस तरह से सावधान, क्या उनके पे भी असर पड़ता है, कुछ उनके स्वास्थ्य पे किस तरह का दिखता है? देखिए, अभी तो बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं, साइंटिफिक स्टडीज़, बहुत सारी बीमारियां हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, जीनोसिस। जीनोटिक बीमारियां जो होती है, जो मनुष्यों से जानवर में, जानवरों से मनुष्यों में, या क्या कहते हैं कुक्कुटों से मनुष्यों में फैलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन अगर जब ब्रॉड लेवल पर नहीं हो, अंडर स्टडी हो, तो हम लोग उसको अपने तरफ से केयर लेके चलना चाहिए। जैसे कि H1N1 है, H5N1 है, ये ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन चूंकि ब्रॉड लेवल पर नहीं होता है तो हम लोग को उतना पता नहीं चल पाता है। फिर भी प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए। तो अगर किसी फार्म इस तरह का अटैक दिख रहा है, तो वहाँ पे जो पर्सनल जो काम करें उसको प्रॉपर हाइजीन लेना चाहिए। जो पीपी किट होता है उनका, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो पहनने के बाद ही वो शेड में एंटर करें, और अपना जो भी करने के बाद फिर उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। शावर लें, उसको पूरा डिस्पोज ऑफ करें, जो ड्रेस उन्होंने पहना है उसको डिस्पोज ऑफ करें, और नेक्स्ट टाइम जब कोई भी आदमी जाए तो फिर वो अपना करें। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर डेथ हुआ है तो आपको कलिंग करना होता है। कलिंग करने से पहले आपको बिल्कुल प्रॉपरली सिक्योर होना पड़ेगा, तभी जा करके ह्यूमन सेफ्टी की बात आती है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल के साथ जितना इंपॉर्टेंट उतना ह्यूमन लाइफ भी इंपॉर्टेंट। तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर जो पर्सनल इक्विपमेंट्स है अपना, वो लेके जाना होता है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो ये मानसून के सीज़न में जो अलग अलग चरणों में जो रोग हैं उनको लेके डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी मुर्गी पालक हैं और मुर्गियों का व्यवसाय पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन तमाम, इस मानसून के सीज़न में आपको इन तमाम बातों पे ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। खेती किसी पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।